हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है ल्यूब्रिकेंट्स। जब आप ल्यूब्रिकेंट्स की बात करते हैं आपके दिमाग में आता है कि लिक्विड, बट लुब्रिकेंट इज जस्ट नॉट लिक्विड, इट is also solid, it is semi solid also. So सबसे पहले तो हम लुब्रिकेंट को डिफाइन करते हैं कि लुब्रिकेंट होता है क्या। आप देखते हैं जब आप पैदल चलते हैं तो आपके शूज़ और जो जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उस सड़क के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल ना पाए, आप फिसल जाए। जैसे कि फर्श के ऊपर अगर आप ऑयल डाल दें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें तो आप नहीं चल पाएंगे, स्लिपरी हो जाएगा, वो फिसल जाएगा, यानी फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा उसमें। सीधी सी बात। तो हमारे चलने के लिए तो फ्रिक्शन जरूरी है, पर जो मशीनरी पार्ट एक दूसरे के ऊपर चलते हैं वहाँ भी फ्रिक्शन के वजह से वो चल रहे हैं, पर उस फ्रिक्शन को दूर करना जरूरी है। अगर वो फ्रिक्शन उन मशीनरी पार्ट में रहेगा तो बहुत सारी दिक्कतें उस मशीन को आ सकती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, वो जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, खत्म करता है। लुब्रिकेंट क्या करता है, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, खत्म करता है। यानी अगर हमें इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस। लुब्रिकेंट क्या हुए, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस। यानी मशीनरी पार्ट जो है उसकी जो सरफेस है, ये जो मशीनरी पार्ट है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मूव करते हैं। ये जो मशीनरी पार्ट है क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या करेगा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, अगर वो ल्यूब्रिकेटिंग थिकर है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देगा। फ्रिक्शन तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देगा। और क्या करेगा, और यहाँ एक फिल्म जनरेट कर देगा। अब ये जो मूविंग लेयर्स हैं इजीली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। तो लुब्रिकेंट का बेसिकली काम है, और यही इसकी डेफिनेशन है कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस। तो लुब्रिकेंट होते कितने टाइप्स के हैं? आपने सुना होगा कि कोई बोलता है 6 टाइप के होते हैं, कोई बोलता है 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो लुब्रिकेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिक्विड, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरा होता है सेमी सॉलिड, और तीसरा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट लिक्विड स्टेट में होते हैं। सेमी सॉलिड स्टेट है ना, ये बेसिकली जेल के फॉर्म में होते हैं, जैसा कि, और इसमें आता है ग्रीस। सेमी सॉलिड और सॉलिड जो होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बताएंगे आपको। लिक्विड लुब्रिकेंट जो होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल। दूसरा होता है पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल है यहाँ पे, और दूसरा होता है पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, और तीसरा होता है ब्लेंडेड ऑयल।
So there were three types of liquid lubricant: vegetable or animal oil, petroleum or mineral oil, and blended oil. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेजिटेबल ऑयल को। वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये ऑब्वियस सी बात है प्लांट से मिलेगा, प्लांट्स के स्टेम से, रूट से, सीड से, मोस्ट कॉमनली सीड से मिलता है। इसके लिए आपको पहले प्लांट ग्रो करना है, फिर ग्रो करने के बाद उसके सीड्स या लीव्स या रूट लेना है, उनको क्रश करना है, ग्राइंड करना है, और उसके बाद फिर ऑयल आपको ऑब्टेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेजिटेबल ऑयल बहुत कॉस्टली है, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है एनिमल ऑयल। एनिमल ऑयल, एनिमल ऑयल के लिए आपको एनिमल को बड़ा करना पड़ेगा, फिर उसको किल करना पड़ेगा, फिर उसका फैट निकाल के और उस फैट का फिर रेंडरिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, उस फैट की रेंडरिंग। रेंडरिंग प्रोसेस का मतलब क्या कि स्टीम और फैट, यानी जो उस एनिमल के अंदर चर्बी है उसको और स्टीम को जब आपस में मिक्स करेंगे, स्टीम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फैट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही ऑयल में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, फैट चर्बी जो होती है, मसल्स हमारे जो स्किन है इसके नीचे का जो लेवल होता है वो फैट के फॉर्म में होता है। तो इस फैट को जब आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तब आपको ऑयल मिल जाता है, तो ये कहलाता है एनिमल ऑयल। और ये प्रोसेस कहलाती है रेंडरिंग की प्रोसेस। तो एनिमल ऑयल के लिए भी आपको एनिमल को बड़ा करना पड़ेगा, फैटी करना पड़ेगा, और देन फिर उससे ऑयल निकालना पड़ेगा, तो ये भी बड़ा कॉस्टली है। सो दिस ऑयल कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पसेस बिकॉज सो मच कॉस्टली। सेकेंड आता है हमारा पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल जो होता है ये चीप होता है। चीप इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलता है, हमको डिगिंग के थ्रू मिल जाएगा। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में डिगबोई में सबसे पहले, और मुंबई में भी बॉम्बे डाइंग जगह है, वहाँ पे भी अपने ऑयल निकाला जाता है, मिनरल ऑयल निकाला जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं और वो इजीली अवेलेबल भी है, इसीलिए मिनरल ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दूसरी जगहों पर एज ए लुब्रिकेंट। अच्छा, मिनरल ऑयल कैसे मिलेगा? मिनरल ऑयल के लिए फिर ऑयल तो मिल गया, अब ऑयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को सेपरेट करना है। तो उनको सेपरेट करने के लिए अलग मेथड्स हैं, प्यूरीफाइंग मेथड्स कहलाती हैं वो। उन प्यूरीफाइंग मेथड्स के थ्रू हम मिनरल ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसी से मिल रहा है हमें। आप जैसे पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम जेली बन रही है वैक्स से, तो वैक्स भी उसी से मिल रहा है। पर वैक्स क्या है? मिनरल ऑयल की एक इम्प्योरिटी है, इम्प्योर पार्ट है वो। मिनरल ऑयल की प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस करता है, तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है जैसे आपने पढ़ा होगा इसके लैब में प्रैक्टिकल भी किए होंगे आपने, क्लाउड एंड पोर पॉइंट। तो उसमें आप देखते हो कि जो क्लाउड पॉइंट है या क्लाउडीनेस है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्स, और वैक्स को हटाने के लिए टेम्परेचर डाउन किया जाता है। जब टेम्परेचर डाउन करोगे तो वैक्स जो होती है वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है, और उसको फिर ऑयल से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी वैक्सिंग। डी वैक्सिंग की प्रोसेस वो कहलाती है जिसमें कि हम वैक्स को रिमूव करते हैं, एंड वैक्स इज द प्रेजेंट एज अ इम्प्यूरिटी इन ऑयल। ओके, so this will be used huge as a lubricant. फिर आता है ब्लेंडेड ऑयल। ब्लेंडेड ऑयल, इसका मतलब ब्लेंडेड ऑयल जो है इसमें इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड डिफरेंट केमिकल्स। तो इसमें हम दूसरे केमिकल्स ले सकते हैं जो कि ऑयल की प्रॉपर्टी को एनहांस कर देते हैं,
ऑयल की प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन में यदि काम हो रहा है तो उन कंडीशंस में जो ब्लेंडेड ऑयल रहेगा वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जैसे कि टेम्परेचर यदि 100 डिग्री के अबव है, लुब्रिकेटिंग नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ऑयल इस पर काम नहीं कर सकता, वो इवोपरेट हो जाएगा। पर जो ब्लेंडेड ऑयल होगा, ब्लेंडेड ऑयल में क्या मिला रहेगा, एक तो मिनरल ऑयल रहेगा क्योंकि वो चीप है इसलिए मिनरल ऑयल ले रहे हैं, और साथ में क्या रहेगा, क्लोरीनेटेड एस्टर्स या सल्फ्यूराइज्ड ऑयल। क्लोरीनेटेड एस्टर या सल्फ्यूराइज्ड ऑयल क्यों ले रहे हैं, ये क्या करते हैं, जो मेटल होता है उस मेटल की सरफेस के साथ, अब मान लो क्लोरीनेटेड एस्टर है तो उसका जो क्लोरीन रहेगा वो मेटल की सरफेस के साथ रिएक्ट कर लेगा और फिल्म बना देगा, वो जो क्लोरीन की बनी होगी, यानी वो मेटल जैसे आयरन है तो फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, और उस तरह से फिर उसकी फिल्म जनरेट हो जाएगी और आराम से फिर चाहे 100 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 150 डिग्री सेल्सियस हो, आराम से काम हो जाएगा। या फिर टेम्परेचर बहुत लो है, 0 से भी नीचे है, तो उस सिचुएशन में भी ब्लेंडेड ऑयल काम आता है। तो इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि केमिकली इनर्ट होते हैं और केमिकली एक्टिव होते हैं। केमिकली इनर्ट जो होते हैं वो फिल्म जनरेट कर लेते हैं, जो केमिकली एक्टिव होते हैं वो मिनरल ऑयल या जो भी लुब्रिकेंट ऑयल है उसकी प्रॉपर्टी एनहांस कर देते हैं। प्रॉपर्टी एनहांस करने का मतलब उसका फ्लैश पॉइंट और आगे बढ़ा देते हैं। मान लो उसका फ्लैश पॉइंट 70 पर आता था तो उसको और आगे बढ़ा के 120 कर दिया ताकि वो फायर हजार्ड ना हो पाए, या फिर उसके क्लाउड एंड पोर पॉइंट को और नीचे घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए उसका क्लाउड पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस पर आता था तो अब इनकी एडिटिव्स की वजह से अब वो -20 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज इनहांस कर देते हैं कौन, केमिकली एडिटिव, केमिकली इनर्ट और केमिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया ब्लेंडेड ऑयल। अब आते हैं सेमी सॉलिड्स पर। तो सेमी सॉलिड्स में आता है ग्रीस। तो हाउ द ग्रीसेस आर फॉर्म, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द ग्रीसेस आर फॉर्म, क्या ये पेड़ में मिलते हैं, तो आंसर है नहीं, ये पेड़ में नहीं मिलते हैं, ये नेचुरली नहीं मिलते हैं, इनको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में। और सिंथेसाइज करने के लिए एक मेथड यूज की जाती है जिसको बोलते हैं सेफोनिफिकेशन नंबर। सिंथेसाइज करने के लिए एक मेथड यूज की जाती है जिसको बोलते हैं सेफोनिफिकेशन नंबर। सेफोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, सेफोनिफिकेशन नंबर इसकी डेफिनेशन हम ऐसे दे देते हैं कि अमाउंट ऑफ KOH in milligram the amount of KOH in milligram is required to saponify fatty acids present. Amount of KOH is in milligram is required to saponify fatty acid present in 1 gram of oil. सेपोनिफाई का मतलब है फैटी एसिड को हार्ड करना, हार्डन करना, सेपोनिफाई। तो जब ऑयल को हार्ड करना होगा तो उसमें KOH मिलाया जाएगा, कितना मिलाया जाएगा उस अमाउंट को कैलकुलेट करने की जो मेथड होती है वो कहलाती है सेपोनिफिकेशन नंबर। तो ये हो गया सेपोनिफिकेशन नंबर। अब इसके थ्रू हम बना देते हैं ग्रीस। तो फैटी एसिड्स को कर रहे हैं यानी हम सोप को कर रहे हैं, तो डिफरेंट सोप से डिफरेंट ग्रीसेस बनाए जा सकते हैं। तो ग्रीसेस के भी टाइप्स हैं। ग्रीसेस के टाइप्स कितने हैं, ग्रीसेस के 3 टाइप के ग्रीसेस हैं। एक है, सॉरी 4 टाइप्स के ग्रीसेस हैं। एक है सोडा बेस्ड, एक है सोडा बेस्ड, दूसरा है कैल्शियम बेस्ड, तीसरा है लिथियम बेस्ड और चौथा है एक्सेल बेस्ड। तो ये 4 टाइप के ग्रीसेस हैं। सोडा बेस्ड यानी इसमें सोडियम का यूज किया हुआ है। कैल्शियम बेस्ड नाम जैसा है कैल्शियम का, कैल्शियम सोप का, सोडा सोप का,
एंड ऐसी सोप जिसमें सोडियम प्रेजेंट हो, ऐसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कुछ ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड ऐसा कुछ ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। एक्सेल बेस्ड जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कैल्शियम भी रहेगा, सोडियम भी रहेगा, ये सारी चीज़ें मिला के और फिर एक्सेल बेस्ड बनाया जाता है। जनरली जो लेबोरेटरी में ग्रीस यूज होता है फॉर ऑब्टेनिंग द ड्रॉप पॉइंट, इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग इन लेबोरेटरी। तो वहाँ जो ग्रीस यूज होता है वो कैल्शियम बेस्ड होता है, जिसको हम कैप ग्रीस भी बोलते हैं, कैप ग्रीस। ओके, so these are the types of greases, 4 टाइप्स। और कैसे बनाए जाते हैं आपको बताया हमने, सेपोनिफिकेशन नंबर के थ्रू। और सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है वो बता दिया आपको। अब आते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, MOS2, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और ग्रेफाइट। तो भाई इन दोनों को ही क्यों यूज कर रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं कर रहे हैं? और भी दूसरे बहुत सारे सॉलिड्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करने का रीजन है इनका स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है 3 लेयर्स में होता है। इनका स्ट्रक्चर आपने देखा, उनके बीच में 1.6 एंगस्ट्राइम का डिफरेंस होता है उन हर एक लेयर के बीच में, यानी ऊपर और नीचे वाली लेयर के बीच में पूरा 3.2 एंगस्ट्राइम का डिफरेंस होता है। इन 3 लेयर्स की वजह से ये एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। क्यों? अपर लेयर अपर सरफेस के साथ स्टिक कर जाएगी। अभी हमने आपको डायग्राम बताया था एक मशीनरी पार्ट का, अपर वाली लेयर है वो अपर सरफेस के साथ स्टिक कर जाएगी, लोअर वाली लेयर है वो लोअर सरफेस के साथ स्टिक कर जाएगी, और जो बीच वाली लेयर है ये बीच में फिल्म जनरेट करेगी इन दोनों के बीच में। तो इस वजह से इनको एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड को अगर आप देखोगे तो इसका एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ऊपर और नीचे मोलिब्डेनम रहेगा, बीच में सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल रहेगा, और ये सैंडविच के जैसा दिखाई देगा, यानी ये अपर सरफेस पर जाके स्टिक होगा, ये लोअर सरफेस पर, और ये जो रहेगा ये बीच में एक फिल्म जनरेट करेगा। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनका यूज एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट में किया जाता है। अभी ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट है, क्या ये इसको हम सॉलिड ही यूज कर सकते हैं? तो नहीं, इसका हम यूज लिक्विड लुब्रिकेंट के साथ करते हैं, यानी पेट्रोलियम जैसे मिनरल ऑयल है, क्योंकि हमारे पास वास्ट अवेलेबल है, मिनरल ऑयल को में हम ये सॉलिड लुब्रिकेंट डाल देंगे और इनको हम बाउंड्री लुब्रिकेशन में यूज करेंगे। तो ये थे लुब्रिकेंट, उनके टाइप्स। अब हम आगे इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।